हेलो बच्चों। आज हम इस वीडियो में सेल के ऑर्गेनेल्स के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने सेल के स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी। अब हम देखेंगे कि सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, न्यूक्लियस है, इन सब चीजों के फंक्शंस क्या होते हैं सेल के अंदर वो जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास में एक डायग्राम है सेल का, कि सेल को अगर हम अंदर से कट करके देखें तो हमें किस तरह से सेल विजिबल होती है। सेंट्रल पोर्शन में सेल के न्यूक्लियस है, इसके बाद में इसके आसपास अगर हम देखें यहाँ पर, है ना, तो हमें यहाँ पर विजिबल होते हैं कुछ ऑर्गेनेल्स, जिन्हें हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स, जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अलग अलग ऑर्गेनेल्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों सेल के न्यूक्लियस के बारे में, जो सेल का सबसे सेंट्रल पोर्शन होता है और पूरी सेल को कमांड करने का काम करता है कि सेल के अंदर कौन कौन से फंक्शंस, कौन कौन सी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होंगी। ऑल दीज आर कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस। सो द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस इज टू आइसोलेट द सेल्स जेनेटिक मटेरियल, दैट इज डीएनए। ये क्या करता है, डीएनए को आइसोलेट करके बाकी के पूरे साइटोप्लाज्म से अलग कर देता है। यह इसके बारे में हम देख चुके थे पिछले वीडियो में, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में भी हमने बात की थी कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ना, इस तरह की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो अंदर जो रहता है वो हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म, और इसके बाहर सेल का साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। इसके बारे में हमने देख चुके थे। आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियोलस के बारे में बात करते हैं। न्यूक्लियस के जस्ट पास में बाहर की तरफ एक कंडेंस पॉइंटेड एक स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है, जो कि एक्चुअली न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियोलस में बच्चों एक जो डीएनए रहता है वो काफी कंडेंस फॉर्म में रहता है, and this nucleolus is responsible for the division of the cell. सेल का जो डिवीजन होता है वो न्यूक्लियोलस की हेल्प से होता है। सब यूनिट्स एक्सिट द न्यूक्लियस वाया न्यूक्लियर पोर्स। इसकी जो डीएनए की सब यूनिट्स होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कुछ पोर्स होते हैं जिन्हें हम न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं, है ना, न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर पोर्स की हेल्प से बाहर आकर के कंडेंस होते हैं और न्यूक्लियोलस बनाते हैं। देखने पर हमें न्यूक्लियोलस कुछ इस तरह का दिखाई देता है, इतना बड़ा नहीं होता है, एक पॉइंटेड फॉर्म जो कि न्यूक्लियस के साइड में होता है। इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स आते हैं वो है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, और इसे हम कह ले बच्चों कि सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं वो सभी। तो देखिए किस तरह से सीरीज ऑफ ऑर्गेनेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर, अब जो ऑर्गेनेल की सीरीज है, जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं वो किन किन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना, तो मॉडिफाइंग प्रोटीन चेन्स इनटू देयर फाइनल फॉर्म। जो प्रोटीन होता है उससे क्या प्रोडक्ट बनाना है ये मॉडिफाई करते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। सिंथेसाइजिंग ऑफ लिपिड्स, जो फैटी मॉलिक्यूल्स होते हैं, फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल्स, उनको सिंथेसिस करने का काम करते हैं। पैकेजिंग ऑफ फुली मॉडिफाइड प्रोटीन्स एंड लिपिड्स इनटू वेसिकल्स फॉर एक्सपोर्ट्स और यूज इन द सेल। अब वो जो एनर्जी के पैकेजेस बना लेते हैं एटीपी के, उनको वैक्यूल्स में, उसके अंदर जो खाली जगह होती है जिनको वेसिकल्स कहते हैं, उनमें स्टोर कर लेते हैं, या तो फिर उनको बाहर भेज दिया जाता है। अब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में अलग अलग ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। उसमें हम सबसे पहले एक ऑर्गेनेल्स को देखें तो हमारे पास में नाम आता है बच्चों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या जिसे हम ER कहते हैं। न्यूक्लियस के जस्ट बाहर, न्यूक्लियस से लगा हुआ, न्यूक्लियस से अटैच्ड एक स्ट्रक्चर होता है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक
रेटिकुलम या शॉर्ट में ER। अब बच्चों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स उनमें प्रेजेंट है उनके सरफेस पर या नहीं है, उसके बेस पे दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पर कोई भी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है, इसका सरफेस बिल्कुल स्मूथ एकदम, और अगर छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में राइबोसोम प्रेजेंट है तो फिर इसके सरफेस को रफ बना देता है थोड़ा सा। इसलिए इस तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है, दिस टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नोन एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसके गेस्चर की अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज आती है कंटिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप। जो न्यूक्लियर का एनवेलप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसी से अटैच होकर के उसी की कंटिन्यूअस फॉर्म में उसके बाहर टू फॉर्म्स स्मूथ एंड रफ, है ना। अभी मैंने बात की कि स्मूथ और रफ दो तरह की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। अब इसका काम क्या होता है, तो ये ट्रांसपोर्ट वेसाइकल्स, एक ट्रांसपोर्ट वेसाइकल्स होते हैं और इसके पास में इससे लगी हुई एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है गोल्गी एपरेटस, है ना। कैमिलियो गोल्गी उन्होंने सबसे पहले इसे डिस्कवर किया गया था, तो उनके नाम के बेस पर ही इसे हम गोल्गी एपरेटस या गोल्गी बॉडी भी कहते हैं। अब जो दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हमने बात की है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो यहां पर हम देखें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नेटवर्क ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन एंड सेल्स क्रिएट ए मेश, एक जाली जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, राइबोसोम्स अटैच टू द आउटसाइड ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER। here RER stand for rough endoplasmic reticulum, make it appears rough, है ना। तो इसके सरफेस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इसके अपीयरेंस को रफ बनाते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन क्या है ना। तो अब ऑब्वियसली अगर इसके सरफेस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो जो राइबोसोम का फंक्शन है दैट इज प्रोटीन ऑफ सिंथेसिस, है ना। राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं सेल के अंदर, दैट इज व्हाई प्रोटीन्स आर आल्सो कॉल्ड द राइबोसोम्स आर आल्सो कॉल्ड द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, है ना। इसलिए उसे हम प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। where proteins are modified and packed in transport vesicles for transport to the Golgi body। अब यहां से ट्रांसपोर्ट होकर के जो प्रोटीन है वो चला जाता है गोल्जी बॉडी में जाने के लिए पैक हो जाता है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। दूसरा आता है हमारे पास में बच्चों स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ट्यूब्यूलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स और मेम्ब्रेन बाउंडेड रहता है, इसके आसपास मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। कंटिन्यूअस विथ RER मतलब ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कंटिन्यूअसली जुड़ा रहता है, उससे दूर नहीं रहता है, इनका डिस्टिंग्विश नहीं रहते हैं दोनों अलग अलग। नो राइबोसोम्स अटैच, इनके ऊपर कोई भी राइबोसोम्स अटैच नहीं होता है। अब हमने देखा बच्चों कि जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है वहां तो प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, लेकिन जहां पर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है उस कंडीशन में हम देखें कि यहां पर लिपिड्स की सिंथेसिस होती है, और लिपिड्स में इंपॉर्टेंट चीजें जो रहती है वो है हमारी फैटी एसिड्स है, फॉस्फोलिपिड्स है, स्टेरॉल्स है, इन सब का फॉर्मेशन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम और। तो जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है उसमें जिसके एडिशनल फीचर जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन मसल सेल्स द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टोर्स कैल्शियम आयन एंड रिलीज देम ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। कैल्शियम आयन को ये अपने अंदर स्टोर करके रखती है मसल्स में, और जब भी मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, सिकुड़ती है मसल्स, उस समय ये रिलीज करती है। दूसरा है इन लीवर सेल्स द SCR डिटॉक्सिफाइज मेडिकेशंस एंड एल्कोहल्स, है ना। कुछ मेडिसिन या अल्कोहल है तो उनके जो भी टॉक्सिक इफेक्ट है उनको डिटॉक्सिफाई करने का काम
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है हमारी लीवर सेल्स में। दूसरा आता है बच्चों गोल्जी एपरेटस। अब गोल्जी एपरेटस के फंक्शंस क्या होते हैं ये हम देखें। पहली चीज तो कि ये प्रेजेंट होता है एक फ्लैटेंड मेम्ब्रेन वाला सैक है ये, है ना। सैक मतलब खाली जगह, इसके अंदर मेम्ब्रेन से घिरी हुई खाली जगह होती है। हमने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जब बात की थी तो देखा था कि वहां से प्रोटीन ट्रांसपोर्ट होता है गोल्जी एपरेटस को या गोल्जी बॉडी को। मतलब इसके अंदर खाली जगह होती है जहां पर ये चीजों को स्टोर करने का काम करती है। इट कैन स्टोर द मटेरियल्स। सो स्टैक ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सैक फंक्शंस की अगर हम बात करें इसके, तो फंक्शंस में कंप्लीट्स द प्रोसेसिंग सब्सटेंसेस रिसीव्ड फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी इसे सब्सटेंस मिलते हैं उन्हें प्रोसेस करती है। सोर्ट्स, टैग एंड पैकेजेस फुल्ली प्रोसेस्ड प्रोटीन एंड लिपिड इन वेसाइकल्स, है ना। प्रोटीन वगैरह को इनको सबको ये पैक करने का काम करती है ताकि वो बाहर ट्रांसपोर्ट यहां से हो जाए। गोल्जी apparatus receives transport vesicles from the endoplasmic reticulum on one side of the organelles। तो जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सब्सटेंस आता है गोल्जी apparatus की एक तरफ बाइंड हो जाता है उसकी मेम्ब्रेन से। वेसाइकल बाइंड टू द फर्स्ट लेयर ऑफ द गोल्जी एंड इट कंटेंट एंटर द गोल्जी, है ना। वो अटैच होते हैं वेसाइकल्स और फिर उनके अंदर जो भी मटेरियल होता है वो गोल्जी apparatus के अंदर आ जाता है। यहाँ पर टच में कुछ प्रॉब्लम है या फिर इसको चलाना भी सीखना है। हाँ, गोल्जी apparatus में द प्रोटीन एंड लिपिड्स आर मॉडिफाइड एज दे पास थ्रू लेयर ऑफ द गोल्जी। अब गोल्जी बॉडी जो है ये मल्टी लेयर एक ऑर्गेनेल है जिसमें लेयर बाय लेयर जैसे जैसे सब्सटेंस जाता है ना, तो ये धीरे धीरे प्रोसेस होते जाता है और मॉडिफाई होते जाता है। Molecular tags are added to the fully modified substances. These tags allow the substance to be sorted and packaged appropriately, है ना। इनका क्लासिफिकेशन हो जाता है कि जो सब्सटेंस आया है वो अलग अलग ग्रुप में डिवाइड हो जाए, फिर उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उस पर टैगिंग हो जाती है अच्छे से। टैग्स ऑल्सो इंडिकेट वेयर द सब्सटेंस इज टू बी शिप्ड। अब पूरी सेल के अंदर बहुत सारी जगहें होती है ना। ये सेल बहुत माइन्यूट स्ट्रक्चर है बच्चों, बट इट परफॉर्म्स द फुल्ली सिस्टमेटिक फंक्शंस। तो अब उन प्रोटीन्स को या जो भी सब्सटेंस आए हैं उनको कहाँ पर जाना है ना, वहां पर जाने के लिए वो बिल्कुल पैक्ड हो जाते हैं एकदम। गोल्जी apparatus का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो देखो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। यहां पर ये जितनी भी जगह हमें बीच बीच में जो दिखाई दे रही है ये सब एम्प्टी सैक्स हैं, एम्प्टी स्पेसेस हैं। जो स्पेस प्रोटीन या दूसरे सब्सटेंस को स्टोर करने का काम करते हैं। तो गोल्जी बॉडी का या गोल्जी apparatus का में सबसे मेन फंक्शन है बच्चों मटेरियल को स्टोर करना। फिर आते हैं ट्रांसपोर्ट वेसाइकल्स। ट्रांसपोर्ट वेसाइकल्स बहुत छोटे छोटे सैक्स होते हैं, थैली जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके अंदर सब्सटेंस भरता है और वो चीजों को लेकर के एक जगह से दूसरी जगह सेल के अंदर जाते हैं। उन्हें हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट वेसाइकल्स। वेसाइकल का मतलब क्या होता है? स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड सैक, है ना। सैक मतलब थैली या बोरा, जो छोटे छोटे थैली जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। ट्रांसपोर्ट मॉडिफाइड प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू गोल्जी apparatus एंड फ्रॉम गोल्जी टू फाइनल डेस्टिनेशन। इनका काम क्या रहता है कि ये दो जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं प्रोटीन को या दूसरे सब्सटेंसेस को। पहला तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी apparatus तक, फिर गोल्जी apparatus से लगा करके उनके फाइनल डेस्टिनेशन तक जहां पर भी उनकी जरूरत है वहां तक। अब देखो बच्चों, अगर हम इस पूरी प्रोसेस को एक एट ए ग्लांस अगर समझने की कोशिश करें शॉर्ट में, तो क्या होता है कि डीएनए डायरेक्ट करता है या स्टार्ट करता है आरएनए सिंथेसिस को, है ना। डीएनए ने
आरएनए बनाया। अब आरएनए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से निकल करके चला जाएगा किसके पास, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, है ना। तो डीएनए डायरेक्ट्स आरएनए सिंथेसिस, आरएनए एग्जिट न्यूक्लियर थ्रू अ न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर के थ्रू आरएनए वहां से चला गया और कहाँ गया ये, राइबोसोम्स के पास। राइबोसोम्स में प्रोटीन बनाया उसने। अब राइबोसोम के पास गया मतलब राइबोसोम्स कहाँ पर प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो ये राइबोसोम के पास गया और आरएनए ने प्रोटीन सिंथेसिस के लिए राइबोसोम्स को एक्टिवेट किया, आरआरएनए या राइबोसोमल आरएनए ने। प्रोटीन्स आर मॉडिफाइड in rough endoplasmic reticulum and lipids are made in smooth endoplasmic reticulum, है ना। अभी हमने देखा था इसके पहले कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहां पर प्रोटीन बना और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड की सिंथेसिस हुई। वेसाइकल्स कंटेनिंग द प्रोटीन्स एंड लिपिड्स बड ऑफ फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यहां से प्रोटीन और लिपिड्स ये दोनों ऑफ हो जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और कहां चले जाते हैं, गोल्जी अपरेटस के पास। नेक्स्ट हमारे पास में जो सेल ऑर्गेनेल है बच्चों वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, है ना। इनका फॉर्मेशन गोल्जी अपरेटस में होता है ना। द लाइसोसोम्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑर्गेनेल मेड एट द गोल्जी अपरेटस, है ना। गोल्जी अपरेटस में बनते हैं। Golgi packages digestive enzymes in a vesicle. The vesicle remains in the cell. जो गोल्जी बॉडी होती है, गोल्जी अपरेटस है, वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को छोटी छोटी थैलियों में पैक करता है और उन छोटी छोटी थैलियों को या छोटे छोटे सैक्स को हम बोलते हैं लाइसोसोम्स। तो मेनली लाइसोसोम्स के अंदर क्या फिल होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स फिल होते हैं जो किसी भी चीज को डाइजेस्टिव कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं। डाइजेस्ट The vesicle remains in the cell and digests unwanted or damaged cell parts. सेल के जो भी पार्ट्स डैमेज हो जाते हैं सेल के अंदर, सेल ऑर्गेनेल, ये उन्हें तुरंत डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। Merge with food vacuoles and digest the contents. ये जो फूड वैक्यूल्स होते हैं जिनके अंदर फूड प्रेजेंट होता है उसके साथ में मर्ज होकर के उसके अंदर फूड को डाइजेस्ट करने का काम भी करते हैं। Tay-Sachs disease occurs when the lysosomes is missing the enzymes needed to digest a lipid found in nerve cells. एक Tay-Sachs नाम की एक डिसीज है जिसमें सेल्स के अंदर लाइसोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। As a result, the lipid accumulates and nerve cells are damaged as the lysosomes swell with undigested lipids. है ना। तो उसमें क्या रहता है कि जो नर्व सेल्स होती है उसके लिपिड्स डाइजेस्ट नहीं होते हैं, डाइजेस्ट नहीं होने के कारण सेल जो है वो स्वेलअप हो जाती है, फूल जाती है टाई-सैक्स डिसीज में। अगला आता है बच्चों हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप सब जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेल का पावर हाउस कहते हैं क्योंकि यहां पर एनर्जी जनरेट होती है ना। अब माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी किस फॉर्म में जनरेट होती है, तो जवाब आता है कि जो एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना, इसके फॉर्म में जनरेट होती है। तो इसका मेन फंक्शन है सिंथेसिस ऑफ एटीपी। एटीपी आर दी करेंसी ऑफ द एनर्जी, एनर्जी की करेंसी है। 3 मेजर पथवे, 3 पथवे होते हैं इसमें जिनके बारे में हम डिटेल में 1 बाय 1 देखेंगे। ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ETS जिसे हम कहते हैं, ये 3 सिस्टम इसमें इन्वॉल्व होते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें हम तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर 1 to 5 माइक्रोन्स होता है। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है बच्चों। इसमें दोनों तरफ मेम्ब्रेन होती है, बाहर की तरफ भी और अंदर की तरफ भी। और अंदर की तरफ की जो मेम्ब्रेन होती है उसके कुछ फोल्ड्स होते हैं, अंदर की तरफ ऐसे फोल्डिंग रहती है, उन फोल्डिंग्स को कहते हैं क्रिस्टी। इंटरनल मेम्ब्रेन स्पेस और आउटर कंपार्टमेंट और मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में डीएनए और राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब आप कहेंगे कि सर अभी तो आपने बताया था कि डीएनए सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, बट बच्चों
कुछ सेल ऑर्गेनेल्स ऐसे होते हैं जिनके पास खुद का भी कुछ डीएनए होता है ना, और ऐसे ऑर्गेनेल्स जिनके पास खुद का भी कुछ डीएनए अमाउंट होता है, हम उन ऑर्गेनेल्स को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स। तो यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है बच्चों, तो आज इस वीडियो में हम यहीं तक देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इन द ग्रुप ऑफ सांदीपनि हायर सेकेंडरी स्कूल राजोदा।